नमस्कार मित्रों, विशुद्ध प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान केंद्र कानपुर में डॉक्टर आर.के. शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। ऋतुचर्या त्रिदोष विज्ञान का ही एक क्रम माना जाता है। किस ऋतु में किस प्रकार के आहार विहार से हम अपने शरीर के रोगों से मुक्ति पा सकते हैं या बीमारी के संचय होने से शरीर को बचा सकते हैं, तो इस क्रम को आगे जारी रखते हैं। तो तीन ऋतुओं में हमने दो आयन को बांटा था। तो एक में सूर्य प्रबल होते हैं और एक में चंद्रमा प्रबल होता है। अब एक में सूर्य प्रबल है तो जाहिर सी बात है कि वहां पे गर्मी यानी पित्त तत्व की अधिकता होगी, जिससे कि शरीर में जल तत्व की हानि होगी। इधर अगर दक्षिणायन है यानी चंद्रमा की प्रबलता है तो शरीर में ठंडक आएगी एवं जल तत्व की अधिकता होगी। तो जो रूखेपन से बीमारियां तैयार होने वाली हैं, जो रूखेपन से बीमारियां उत्पन्न होती हैं, वो सारी की सारी बीमारियां हमारे शरीर में आ जाएगी। जैसे ग्रीष्म, शिशिर और बसंत। ग्रीष्म, शिशिर, बसंत, यहाँ पर सूर्य की तीक्ष्णता के कारण उष्णता और रुक्षता हमारे नेचर में होती है, जो शरीर से चिकनाई को समाप्त करती है। इसलिए इन ऋतुओं में घृत का सेवन हमारे लिए परम उपयोगी माना गया है। अगर शिशिर, ग्रीष्म और बसंत इन तीन ऋतुओं में हमने घृत का सेवन किया या ठंडे तेलों का सेवन किया तो कहीं ना कहीं से हमारा शरीर चिकनाई को ग्रहण करता रहेगा और शरीर में रुक्षता नहीं बढ़ेगी। आगे चल के हमारे शरीर में जो दोष का संशय होना है, उस दोष के संचय से हम बच जाएंगे। ये हो गया। ग्रीष्म ऋतु की जो व्यवस्था है, गर्मी की अधिकता के कारण शरीर में जल तत्व की हानि होती है, डिहाइड्रेशन होता है। अब डिहाइड्रेशन होता है तो कई ऐसी बीमारियां स्थित हो जाती हैं, जैसे एक्स्ट्रा वोमिटिंग होना, एक्स्ट्रा लैट्रिन जाना। तो ये सारी कंडीशनें पैदा हो जाती हैं। तो गर्मी में हमें क्या करना है? गर्मी से ही बचना है। हमारे शरीर को गर्मी से ही बचाना है। गर्मी की ऋतु जो है, होता तो वात का संचय है, लेकिन पित्त की अधिकता के कारण वात ओपन नहीं हो पाता, संचित होता रहता है, जमा होता रहता है। तो गर्मी में वायु का संचय होता है। जैसे वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु का जो प्रभाव है, वर्षा ऋतु का प्रभाव तो जल प्रभावी होता है। हमारे वातावरण में जल की अधिकता होती है। अब जल की अधिकता होगी और सूर्य की तीक्ष्णता है ही, मध्यम सूर्य की तीक्ष्णता है एवं वर्षा के कारण वातावरण में जल की अधिकता है, तो जल और अग्नि मिलकर के पित्त का निर्माण करते हैं। तो जो गर्मियों में वात संचित हुआ था वो वर्षा में कुपित होता है। जो वर्षा में पित्त संचित होगा वो शरद में कुपित होगा। ये कंडीशनल स्थिति हमारे इस ऋतुचर्या में बनी रहती। तो जैसे हमने कहा कि वर्षा काल में जल तत्व हावी होता है, जिससे पित्त का संचय होता है, वात का कोप होता है शरीर में, वायु का कोप होता है और हमारे शरीर में पित्त का संचय होता है। तो ये तो आपने समझ लिया कि हमें क्या करना है। अब जो विशेष बात हमारी संहिता में लिखी है कि हम कैसे समझें कि तीनों दोष किस प्रकार से डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो ऋतुचर्या के आधार पर हम समझे ले रहे हैं कि ग्रीष्म काल में वात का संचय होता है, वर्षा काल में पित्त का संचय होता है और हेमंत काल में कफ का संचय होता है। तो हेमंत में कफ संचय होता है तो बसंत में कुपित होता है, वर्षा में पित्त संचित होता है तो शरद में कुपित होता है, ग्रीष्म में वात संचित होता है तो वर्षा में वात कुपित होता है। तो ये कोप का संबंध है। अब जो हमारे शरीर में कुपित जो संचय हुआ, संचय होने के बाद कुपित हुआ। अब कुपित होने के बाद प्रशमन। प्रशमन का मतलब है कि अगर हमारे शरीर में कोई दोष पैदा हुआ था, दूषित हुआ था, उसने अपना कोप किया, शरीर को बीमार किया, बीमार करने के बाद अब उसका जो समन है वो नेचर के हिसाब से ही हो सकता है। अगर उसमें आप कुछ भी ना करेंगे तब भी वो नेचर अपने आप उसे रिकवर कर लेता है। जैसे प्रशमन की जो स्थितियां हैं, तो शीत में वायु का समन हो जाता है। शीत ऋतु जो होती है जिसमें पित्त अधिक होता है, जब पित्त अधिक होता है वायु
नीचे हो जाती है, डाउन हो जाती है, क्षय होने लगता है। तो शीत ऋतु में वात की हानि होती है, अपने आप प्रशमित हो जाता है, संशमित हो जाता है। कुल मिला के कि वायु का जो कोप है, जो वर्षा में था, लेकिन शीत के प्रारंभ होते ही वायु नीचे चली जाएगी और पित्त का कोप आ जाएगा। तो पित्त बढ़ेगा तो वायु नीचे हो जाएगी। दूसरा, जैसे हेमंत ऋतु, तो हेमंत ऋतु में कफ का संचय होना है। हेमंत ऋतु में कफ का संचय होना है। अगर पित्त बना रहेगा तो कफ रुकेगा नहीं। तो सबसे पहला काम यही होता है कि जैसे ये व्यवस्था है हमारे नेचर की, इस व्यवस्था को हमें समझना पड़ेगा। जब तक हम इस व्यवस्था को नहीं समझेंगे तो कहीं ना कहीं से हम रोगों से मुक्ति नहीं पा सकते हैं। तो हेमंत ऋतु में है कि हेमंत ऋतु में पित्त अपने आप शांत हो जाता है और कफ संचित होने लगता है। अब धीरे धीरे पित्त का कोप नीचे आएगा, कफ संचित हो जाएगा। यही कफ आगे चल करके हमारी बसंत ऋतु में कुपित होगा और कफ जैसे रोगों को ले आएगा। जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ना है, शुगर बढ़ना है, कोलेस्ट्रॉल की वजह से बीपी बढ़ना है, शरीर में सुन्नपन आ जाना है, मुंह का स्वाद मीठा लगने लगना है, शरीर मोटा ताजा लगने लगना है, शरीर में सूजन बढ़ जाना है। ज्यादातर बसंत ऋतु में किडनी पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है कफ दोष का। इस विषय में हमने बड़ा गहन चिंतन किया कि कफ दोष अगर शरीर में विकृत होता है या कफ कुपित होता है तो कहीं ना कहीं से किडनी को अटैक करता है, किडनी को प्रेस करता है कि वो शरीर से एक्स्ट्रा जल को बाहर निकाले। तो उस समय सबसे बड़ा फायदा यही है कि शरीर को इधर से आहार जो है वो अनाज बंद कर देना चाहिए। अगर कफ दोष विकृत है तो इधर से अनाज, मीठा, घी, चिकनई, तेल ये टोटली बंद कर देना चाहिए जो कफ को कुपित करने वाले हैं। साथ ही साथ हमें नमक का बिल्कुल सेवन बंद कर देना चाहिए। जैसे ही हम नमक का सेवन बंद कर देते हैं तो कहीं ना कहीं से हमारी किडनी को रिलैक्स महसूस होता है और फिर उसके पोषण की व्यवस्था कर देते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि एक ऋतु में एक दोष बढ़ता है, संचित होता है, फिर इसके बाद एक ऋतु में वह कुपित होता है और एक ऋतु में जाकर के समन हो जाता है। तो ये हमारे इस चिकित्सा विज्ञान की जो लॉजिकल स्थिति है वो आप तक हमने पहुंचाई है। कहने का तात्पर्य प्रत्येक ऋतु में, जैसे अब एक एक ऋतु करके समझे ले रहे हैं। मैंने क्या कहा था, ग्रीष्म ऋतु में वायु का संचय होता है। ग्रीष्म ऋतु का वायु को संचय होता है क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में उष्णता और रुक्षता, गर्मी अधिक होती है तो उष्णता यानी कि गर्मी और रुक्षता, रूखेपन की वजह से शरीर में वात बढ़ता है, लेकिन पित्त की अधिकता के कारण वात अपना काम नहीं कर पाता है। तो हमें क्या करना है कि गर्मी के दिनों में ऐसी चीजों का सेवन करना है जैसे नारियल का तेल है, नारियल का पानी है, छुहारा है, परवल है, ठीक है, धनिया है, चंदन है, इन चीजों का सेवन करते रहना है। तो शरीर में जल तत्व की अधिकता बनी रहेगी, जल इम्बैलेंस नहीं होगा और हमारे शरीर की रक्षा हो सकेगी। हमारे शरीर के जितने भी रोम छिद्र हैं, क्योंकि शरीर में पानी जब अधिक होता है तो हमारी जो वायु हैं वो शरीर से पानी को निकालती हैं पसीने के रूप में। तो एक एक हमारे शरीर के रोम छिद्र खुल जाते हैं और हम बीमारियों से बच जाते हैं। तो पित्त को भी सहने की क्षमता प्राप्त होगी अगर हम जल तत्वी चीजें लेते हैं, चिकनाई भरी चीजें लेते हैं, जो गर्मी को शांत करने वाली चिकनाई होती हैं, जैसे घी है, नारियल का तेल है, आदि आदि। लाक्षादि तेल है, लाक्षादि डाल करके तेल सिद्ध करते हैं। तो ये एक क्रम बन जाता है। उसी प्रकार वर्षा काल में हमारे शरीर में पित्त का संचित अवस्था होती है, पित्त संचय होता है। अब वर्षा काल है तो वर्षा काल में पित्त संचित ना हो तो सबसे पहली चीज है कि बरसात में लोग बहुत सी ऐसी चीजें खाते हैं जो घर में रहना होता है, बरसात की वजह से कहीं जाना नहीं होता है, जल की अधिकता होती है तो घर ही में रहना होता है, तो बहुत ऐसा भोजन करते हैं, बहुत ज्यादा भोजन करते हैं और पड़े रहते हैं, कुछ करते नहीं हैं। तो अधिक भोजन करने के लिए शरीर अधिक गर्मी जनरेट करता है और वो धीरे धीरे शरीर में संचित होती रहती है। लेकिन जैसे ही शरद ऋतु, शीत ऋतु का शुभारंभ होता है तो वो कुपित हो जाती है और हमारे शरीर में रोग उत्पन्न कर देती है। तो ये आप समझ गए। तो बरसात में वायु का कोप होता है तो वातनाशक आहार करना है, यानी कि हल्का चिकना और हल्का उष्ण आहार करके
पेट साफ करके हम कहीं ना कहीं से वायु को मेंटेन कर सकते हैं। जो वर्षा ऋतु में पित्त संचित हुआ है, पित्त को शरद ऋतु में, शीत ऋतु में कुपित ना हो, तो शीत ऋतु में सबसे पहला है कि 5-7 दिन में हम पेट को साफ कर देते हैं, विरेचन कर देते हैं, तो पित्त से हम पूरी शीत ऋतु बच जाते हैं। क्योंकि पित्त ही शरीर से ऐसा है जो निकालने के लिए विरेचन को विशेष बतलाया गया। हमारे सुषुप्त ऋषि हारित एवं ऋषि चरक, वाघ भट्ट आदि सभी ऋषियों के द्वारा ये आदेश किया गया है कि पित्त अगर कुपित है, उससे बचना है, तो विरेचन हमारे लिए सर्वोपरि है। अब शीत ऋतु में जो हमारे शरीर में संचित होता है, वो संचित होता है धीरे धीरे, ठंडक की वजह से कहीं ना कहीं से धीरे धीरे, क्योंकि शीत में वात का तो शमन हो जाता है, क्योंकि गर्मी बढ़ी रहती है। अब गर्मी में कुछ ऐसा हो जाता है, क्योंकि जल इसमें भी है, तो जल का शेष भाग रोका रहता है, शरीर में जमा होता रहता है, और वो आगे चल के हेमंत में कफ का संचय करने लगता है, शरीर में अधिकताएं बढ़ जाती हैं। वही कफ का संचय हमारे हेमंत ऋतु में ना हो, तो हमें क्या करना है? सबसे पहली चीज कि हेमंत ऋतु में जल्दी जागना है, व्यायाम करना है, भारी भोजन नहीं करना है, मधुर रसों का सेवन कम करना है, घी तेल चिकनाई का कम सेवन करना है, नई ब्याही गाय का दूध है, मधुर रस है, नमक का अधिक सेवन नहीं करना है। तो ये सारी की सारी चीजें अगर हम हेमंत ऋतु में कर लेते हैं, तो बसंत में कफ कुपित नहीं होगा और हम बच जाएंगे। अगर बसंत में कफ कुपित भी हो गया है, तो हम क्षारीय चीजों का प्रयोग करेंगे। मैंने पहले भी कहा कि वसंत ऋतु में किडनी के रोगी अधिक दिखाई देते हैं। किडनी फेलियर, कैटनाइन बढ़ जाना, यूरिया बढ़ जाना, या किडनी का अपना एक सर्कुलेशन ना ले पाना, तो ये कंडीशन ज्यादा आ जाती हैं। तो बसंत ऋतु ज्यादातर जो बताई गई है, इसमें अगर हम बॉडी को एल्कलाइन भोजन देते हैं, एल्कलाइन आहार विहार देते हैं, एल्कलाइन दिनचर्या देते हैं, तो हमारी बॉडी के सभी अंग एक्टिवेट रहते हैं और कहीं ना कहीं से कफ दोष हमारे शरीर को परेशान नहीं कर पाता है। तो बसंत तंग के क्रम को हमने आप तक रूबरू किया। विशेषता ये है कि आयुर्वेद का ये विख्यात ज्ञान आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार स्नेह प्रदान करें, और एक एक चीज को समझते हुए अपनी सुरक्षा जरूर करें। अगर इस बीच आपको हमारी आवश्यकता पड़ती है, तो आप हमें कांटेक्ट करें, हम आपकी सेवा में तत्पर हैं। हम मोबाइल नंबर भी देते हैं। अपनी समस्या कमेंट के माध्यम से बताएं, आपकी प्रकृति का निश्चितीकरण हमारे द्वारा हो जाएगा। बाकी ऋतु के अनुसार आहार विहार करके आप अपने शरीर की रक्षा कर सकते हैं। विशुद्ध प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान केंद्र कानपुर में आप सभी का स्वागत करते हैं। नमस्कार।